था तो उसके दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गईं और वो डर कर पूरी तरह से कांपने लगा। रोहित ने डरते डरते जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई भी नहीं था और तब तक दरवाजे का खटकना भी शांत हो चुका था। तभी रोहित को दूर तक फैले हुए कोहरे में किसी लड़की की परछाई जाती हुई दिखाई दी, जिसकी पायल की छम छम की आवाज उस सन्नाटे को चीर रही थी। उसने खुद से कहा, कहीं ये नित्या तो नहीं? आज मैं इससे सब कुछ जान कर रहूंगा। ये कहते ही रोहित उस लड़की की तरफ तेजी से दौड़ा। वो बार बार उसे आवाज दे रहा था, नित्या, नित्या। लेकिन वो लड़की अचानक ही उस घने कोहरे में गायब हो चुकी थी और रोहित चाहकर भी उस तक नहीं पहुंच पाया। रोहित उसे अभी भी पागलों की तरह आवाज दे रहा था, नित्या, ये तुम ही थी ना? मगर सामने से कोई आवाज न आने पर रोहित डर के मारे भागने लगा। रोहित भागते भागते बुरी तरह हांफने लगा और कुछ पल के लिए वहीं जमीन पर अपना सिर पकड़कर बैठ गया। इतनी सर्दी में भी वो पूरी तरह से पसीने से नहा चुका था। तभी रोहित की नजर अपने चारों तरफ गई और उसने महसूस किया वो घर से काफी दूर आ चुका है। वो घबराते हुए उठा और तेजी से पुरोहित के घर की तरफ जाने लगा। पुरोहित के घर पहुंचते ही रोहित ने जैसे ही दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा खोलते ही मिताली उस पर गुस्से में बरस पड़ी और लगभग चिल्लाते हुए बोली, ये कौन सा समय है घर आने का तुम्हारा रोहित? मिताली जिस तरह उससे ये सब कह रही थी, रोहित उसके चेहरे को पढ़ने की पूरी कोशिश कर रहा था कि वो ये सब उसकी फिक्र में कह रही है या गुस्से में। तभी मिताली ने पूछा, अब ये टुकुर टुकुर क्या देख रहे हो? कुछ बोलोगे भी? रोहित अभी कुछ कह पाता, इतने में मिताली उस पर फिर बरसी। देखो, मैं एक बात साफ साफ कह देती हूँ, ये हमारा घर है, कोई धर्मशाला नहीं। जरा टाइम का ध्यान रखा करो। ये कहकर वो झूठा गुस्सा दिखाते हुए रसोई की तरफ चली गई। रोहित उसका गुस्सा देखकर मन ही मन में सोचने लगा, ये लड़की है या आफत की पुड़िया, मौका ही नहीं देती बोलने का। लेकिन कुछ भी कहो, इसके चेहरे की मासूमियत जान ले लेती है। यही सब सोचते हुए रोहित घर के भीतर आ गया। अंदर देखा तो पुरोहित जी भी सोने जा चुके थे। इससे पहले कि रोहित भी अपने कमरे में जाता, मिताली एक ट्रे हाथ में लिए हुए वहां आ गई। रोहित ने मिताली की तरफ से नजरें हटाकर जैसे ही ट्रे की तरफ देखा तो उसने एक्साइटेड होते हुए कहा, अरे वाह, गाजर का हलवा। ये कहते हुए वो गाजर के हलवे की प्लेट लेकर खाने के लिए बैठ गया और उसने हलवे का स्वाद महसूस करते हुए कहा, थैंक्स मिताली, मेरा फेवरेट गाजर का हलवा बनाने के लिए। तभी उसकी बात को बीच में ही काटते हुए मिताली ने तपाक से कहा, हेलो मिस्टर, ये तुम्हारे लिए स्पेशल नहीं बना है, ज्यादा गलत फहमियां भी मत पालो, ये मेरा फेवरेट है इसीलिए बना है। इससे पहले कि रोहित कुछ कह पाता, वहां अपने कुर्ते की बाह चढ़ाता हुआ सचिन आ गया और कहा, अरे रोहित, तू कब आया और कहाँ था अब तक? रोहित ने सचिन की तरफ बिना देखे हलवा मुंह में डालते हुए कहा, बस यहीं पास में गया था टहलने। तभी सचिन ने रोहित को बताया, तेरे लिए स्पेशल गाजर का हलवा बनाया है मिताली ने आज, इसलिए उसे थैंक्स जरूर बोल दियो। जब उसने मुझे पूछा तो मैंने ही उसे बताया था कि तुझे सबसे ज्यादा गाजर का हलवा पसंद है। ये बात जैसे ही रोहित ने सुनी तो वो चौंक गया और मिताली बेचारी झेप सी गई, जैसे किसी ने उसकी चोरी पकड़ ली हो, और वो झट से रसोई की तरफ चली गई। रोहित भी सारी बात समझ गया और फिर मुस्कुराता हुआ सचिन के साथ ऊपर आने लगा। लेकिन फिर कुछ सोचते हुए उसने सचिन से कहा, तू चल, जरा मैं 2 मिनट में आया। इतना कहकर रोहित रसोई के दरवाजे पर गया। रोहित ने उसे प्यार से आवाज देते हुए कहा, मिताली, गाजर का हलवा बहुत टेस्टी था। मिताली ने जैसे ही मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा, रोहित वहां से जा चुका था।
मिताली की मुस्कुराहट एक बार फिर से गुस्से में बदल गई और उसने अकड़कर खुद से कहा, कोई ऐसे भी तारीफ करता है क्या, सड़ियल कहीं का। इधर रोहित अपने कमरे में आता है और देखता है कि कमरे में सचिन नहीं है। तभी उसको कुछ ख्याल आता है और वो कमरे के दरवाजे को बंद कर फटाफट अपना बैग निकालता है और बैग से एक बड़ा सा सफेद चार्ट पेपर निकाल दीवार पर चिपका देता है। उस चार्ट पेपर पर रोहित कुछ चौकोर खाने बनाता है और पहले खाने में लिखता है मंडोलिका। रोहित लिखते हुए बड़बड़ाता है, पहले मंडोलिका चुड़ैल की कहानी। इसके बाद वो दूसरे खाने में लिखता है जलती चिता और रोहित फिर से बड़बड़ाता है, फिर मुझे वो जलती चिता दिखती है उस लड़की नित्या के साथ जो बार बार गायब हो जाती है। इसके बाद रोहित लिखता है गांव वालों का भूलना और फिर वो खुद से कहता है, उस दिन गांव वालों की याददाश्त गई तो गई, सचिन को भी मंडोलिका के बारे में कुछ याद नहीं रहा। और फिर कोई और रहस्यमयी चुड़ैल जो कि मंडोलिका नहीं है, वो गांव के चरण सिंह की हत्या करती है। गांव वाले मंडोलिका को तो भूल गए, ऊपर से उनको इस दूसरी चुड़ैल के बारे में भी कुछ नहीं पता। फिर उस दिन मिताली में मुझे कोई और लड़की दिखती है जिसकी साड़ी में आग लग जाती है। फिर तालाब में मुझे एक लड़की डूबती हुई दिखती है, ऊपर से उस लड़की की शक्ल उसी लड़की से मिल रही थी जिसकी साड़ी में आग लगी थी, जिसे मैंने मिताली की जगह देखा था। मतलब दोनों लड़कियां एक ही हैं। इसके बाद मुझे खंडहर में एक कोठे का भ्रम होता है जहां एक आदमी एक तवायफ के साथ था। आखिर ये सारी चीजें मुझे टुकड़ों में क्यों दिखाई देती हैं? क्या ये कड़ियां एक ऐसी कहानी की हैं जिसका मुझसे कुछ लेना देना है? क्योंकि मैं जब इस गांव में आया भी नहीं था, तब से ही इस गांव की चीजें, जैसे कि वो टूटा हुआ पुल, हवेली, सबको अपने सपनों में देखता आया हूँ। आखिर क्या नाता है मेरा इस कहानी से? रोहित ये सब सोच ही रहा था कि उसे चार्ट पेपर के अंदर से एक छिपकली निकलती हुई दिखती है और फिर एक और छिपकली, उसके बाद एक और छिपकली। इस तरह देखते ही देखते कमरे की दीवार सैकड़ों छिपकलियों से भर जाती है। ये सब देख रोहित के होश उड़ जाते हैं। वो छिपकलियां रोहित की तरफ एक साथ बढ़ने लगती हैं। उन छिपकलियों को अपने इतने करीब देख रोहित कुछ कर पाता, तभी कमरे का दरवाजा कोई जोर से खोलता है। वो सचिन होता है। रोहित को इस तरह परेशान खड़ा देख सचिन पूछता है, भाई तुमको अब कौन सा सांप सूंघ गया है? ऐसे क्यों खड़े हो? गाजर का हलवा अनपच कर गया क्या? वो छिपकली, रोहित घबराते हुए कहता है। इस पर सचिन पूरे कमरे को ठीक से देखते हुए कहता है, कहाँ है छिपकली यार? सचिन की बात सुन रोहित भी कमरे के चारों तरफ देखता है, पर वहां कोई छिपकली नहीं होती। तभी सचिन उस चार्ट पेपर की तरफ इशारा करते हुए कहता है, ये क्या मुजस्समा बनाया हुआ है तुमने भाई? ये सब कहीं तुम्हारे वो अजीब विजन्स तो नहीं? हो गई अब तो उन मूर्तियों की चोरी जिसके लिए हम आए हैं यहाँ। रब्बा खैर करे अब हमारा। इतना कहकर सचिन चादर तानकर सो जाता है। कुछ देर बाद रोहित भी उसके बगल में जाकर सो जाता है। कुछ देर में रोहित एक बार फिर अपने सपनों की दुनिया में पहुंच गया। इस बार रोहित ने खुद को अपने सपने में देखा 70-80 के दशक के लिबास में, बेल बॉटम पैंट पहने हुए, साथ में साइकेडेलिक प्रिंट वाली शर्ट जिसके कॉलर्स बड़े हैं। रोहित का हेयर स्टाइल भी उसी दशक का है। सपने में रोहित के सामने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की खड़ी है, उसी 70-80 के दशक के पोल्का डॉट्स वाली सलवार सूट में। इस लड़की की शक्ल हूबहू उसी लड़की की तरह है जिसको अपने भ्रम में रोहित ने उस दिन तालाब में डूबने से बचाया था और फिर जिसकी साड़ी को रोहित ने जलते हुए देखा था। वो खूबसूरत लड़की रोहित को गुस्से में देख रही है। रोहित भी उसे देखकर घबरा रहा है। दोनों किसी पहाड़ के ऊपर हैं। तभी वो लड़की जोर से चीखती है, विजय, मेरी तबाही से ना तुम बचोगे और ना ही तुम्हारा निशीपुर गांव। ये चीखते हुए वो लड़की पहाड़ की खाई की तरफ भागती है। ये देखकर विजय,
जिसकी शक्ल आज के रोहित की है, घबरा जाता है और चीखते हुए कहता है, जया। और फिर वो लड़की जया पहाड़ी से खाई में कूद जाती है। इससे पहले कि रोहित सपने में दिखे इस दृश्य को समझ पाता, रोहित के सपने में कोई और दृश्य चलने लगता है। इस दूसरे सपने वाले दृश्य में रोहित देखता है कि एक औरत खड़ी है जिसका चेहरा वो देख नहीं पा रहा था, मगर उसकी चाल ढाल से वो औरत बहुत ही रौबदार लग रही थी। उस औरत के कपड़े और जेवरों को देखकर लग रहा था कि वो औरत भी 70 या 80 दशक की है। रोहित की नजर उसके कदमों में पड़े हुए एक आदमी पर गई जो उससे दूर हटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रोहित उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। तभी उसकी नजर उसके गले में पहनी हुई एक चेन पर गई जिसमें एक पुराने जमाने का खूबसूरत सा लॉकेट था और उस लॉकेट में एक हरे रंग का रत्न भी चढ़ा हुआ था, पर उस औरत का चेहरा अब भी धुंधला था। तभी उस रौबदार औरत ने अपनी साड़ी के पल्लू में छुपा हुआ एक खंजर निकाला और उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, रंजीत, तेरा मरना ही सही है। इतना कहकर वो औरत उस आदमी की तरफ बढ़ रही थी और वो आदमी खुद को बचाने के लिए पीछे हो रहा था। इससे पहले कि रोहित कुछ भी समझ पाता, उस आदमी की चीख की आवाज रोहित के कानों में गूंज गई और रोहित चौंक कर चीखते हुए नींद से जाग गया। रोहित की चीख सुनकर उसके साथ सो रहा सचिन भी चौंक कर हड़बड़ी में उठ गया। उसने देखा कि रोहित बहुत डरा हुआ है और पूरी तरह से पसीने से नहा चुका है। सचिन ने उसे हिलाते हुए पूछा, क्या हुआ रोहित? रोहित ने अपनी कांपती हुई जुबान से कहा, सचिन, मैंने सपने में एक लड़की देखी जिसका नाम जया था। उस लड़की के साथ मैं भी था। उस लड़की को मैंने पहले भी 1-2 बार अपने भ्रम में देखा है, मगर वो लड़की मुझे रोहित नहीं बल्कि विजय के नाम से पुकार रही थी। और फिर उस लड़की ने अचानक से खुदकुशी कर ली। आखिर कौन थी वो लड़की? मैं उसके साथ क्या कर रहा था? इतना ही नहीं सचिन, फिर अचानक से मेरा सपना मुझे कहीं और ले गया। इसके बाद मैंने किसी रंजीत को देखा। एक औरत उसे मार रही थी। हे भगवान, तुमने फिर से सपना देखा? यार, तुम्हारा जी नहीं भरता हर रात औरतें और लड़कियां देखकर? सचिन ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। लेकिन घबराया हुआ रोहित खुद से बोला, कौन थी वो औरत? मुझे उसका चेहरा ठीक से दिखा क्यों नहीं? और तो और, मैं विजय कैसे हो सकता हूँ? क्या वो जया नाम की लड़की जिसको मैं अपने भ्रम और सपने में देखता रहता हूँ, वो सच में एग्जिस्ट करती है या फिर वो सिर्फ एक सपना है? जहाँ एक तरफ निशीपुर गांव के एक पुरोहित के घर में बैठा रोहित अपने सपनों के इस भंवर जाल के बारे में सोच रहा था, वहीं दूसरी तरफ उसी गांव के स्टेशन पर उसी वक्त एक ट्रेन आकर रुकती है। उस ट्रेन से गांव के मुखिया राजेश्वर सिंह की बेटी काशवी सिंह उतरती है। सामने प्लेटफॉर्म पर खड़े राजेश्वर सिंह को देख काशवी उनके गले लग जाती है और कहती है, पापा, आई मिस्ड यू सो मच। जवाब में राजेश्वर सिंह कहता है, अब रहने दो बेटी, दिन हफ्तों तक फोन भी नहीं करती और कहती हो आई मिस्ड यू। अरे, तुम्हारे साथ वो तुम्हारी सहेली मायरा भी आने वाली थी ना, कहाँ है वो? इतना सुनते ही काशवी जोर से आवाज देती है, मायरा, कहाँ रह गई? ट्रेन से उतरो जल्दी। तभी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की ट्रेन से बाहर आती है जिसका नाम मायरा है। ताज्जुब की बात यह है कि इस मायरा की शक्ल हूबहू उस जया जैसी है जिसको सपनों और भ्रम में रोहित ने कई बार देखा था। मायरा अपने पैर जैसे ही निशीपुर की जमीन पर रखती है, वैसे ही निशीपुर का मौसम अचानक से बदल जाता है। देर रात के इस वक्त अचानक से निशीपुर में तूफान आ जाता है। उधर उस हवेली के अंदर अचानक से मंडोलिका की जोर जोर से चीखने की आवाज आने लगती है और हवेली का बड़ा सा दरवाजा धड़ धड़ की आवाज करने लगता है, जैसे कि कोई उस दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा हो। मंडोलिका की चीख से पूरा गांव गूंज जाता है और गांव के लोग इस चीख को सुनकर घबरा जाते हैं।
और घरों में दुबक जाते हैं, क्योंकि उन्हें ये समझ नहीं आता कि इतनी भयानक आवाज किसके चीखने की है। साथ ही आसमान में काले बादल छा जाते हैं और बिजली चमकने लगती है। जहां पूरा निशीपुर गांव मायरा के आने से एक रहस्यमयी तूफान के कहर में घिर गया था, वहीं इस तूफान के बीच शमशान में एक गुप्त बाबाओं का समूह कंकालों और अस्थियों के बीच किसी क्रिया में लगा था। मगर अचानक से आए इस तूफान ने उनकी क्रिया में विघ्न डाल दिया था। सबके सब बाबा नग्न थे और अस्थियों की राख से सने हुए थे। इस तूफान को देख वो सारे बाबा खड़े हो जाते हैं। इसके बाद आसपास रखे कंकाल और राख हवा में उड़ने लगते हैं। एक चिता जो निरंतर कई दिनों से लगातार इन गुप्त बाबाओं की शक्तियों से जल रही थी, वो अचानक से बुझ जाती है। तभी समूह में से एक बाबा ने चीखते हुए कहा, असंभव, ये चिता कैसे बुझ सकती है। इतने में साधारण सा अत्यंत नाम का एक आदमी, जिसने एक मोटा चश्मा पहना हुआ है, भागता हुआ उन बाबाओं के पास आता है और घबराते हुए कहता है, ये क्या हो रहा है बाबा। इतने में उन गुप्त बाबाओं के मार्गदर्शक अग्रानी बाबा कहते हैं, ये आरंभ है उस कयामत का, जिस कयामत का अंत आज से 50 साल पहले हो गया था। उनके इतना कहते ही चारों तरफ बिजली कड़कने लगती है। तूफान से घिर चुका था। आसमान में जोरों शोरों से बिजलियां कड़क रही थी। तुम सब अपने अपने कामों में लग जाओ, ये तूफान ऐसे नहीं शांत होने वाला है। उन सभी बाबाओं के मार्गदर्शक अग्रानी बाबा ने चिल्लाते हुए कहा, और फिर वो वहीं पर ध्यान में बैठ गए। उनके कहते ही बाकी के बाबा अलग अलग दिशाओं में फैल गए और जमीन में खुदाई करने लगे। इस तूफानी रात में चारों तरफ खुदाई की खच खच की आवाज गूंज रही थी। अद्यंत ये सब चुपचाप खड़ा होकर देख रहा था। उसे इस वक्त कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इधर थोड़ी ही देर की खुदाई के बाद उन बाबाओं में से एक, जो पूर्व दिशा की ओर खुदाई कर रहे थे, वो अचानक से रुक गए। उन्होंने उस गड्ढे को बड़े ध्यान से देखा और मुस्कुराने लगे। मुझे मिल गया, तुम सब भी जल्दी करो, उस बाबा जी ने कहा और गड्ढे के अंदर से एक काली पोटली निकाली। बाबा ने उस पोटली को बड़े ही ध्यान से खोला। उस पोटली के अंदर किसी के पैर की हड्डी थी। उस हड्डी को बाबा उस जगह पर ले गए जहां उनके गुरु अग्रानी बाबा ध्यान में बैठे थे। उन्होंने उनके सामने उस हड्डी को रख दिया। ठीक इसी प्रकार बाकी की 3 दिशाओं में खुदाई कर रहे बाबाओं को भी एक एक काली पोटली मिली, जिन्हें देखते ही उनके चेहरे पर भी मुस्कान तैर गई। वे सभी उन पोटलियों को लेकर अपने गुरु के पास आए। उन सभी की पोटलियों में भी शरीर के अलग अलग हिस्सों की हड्डियां थी। अत्यंत ये सब बड़े ध्यान से देख रहा था, मानो उसके दिमाग में कुछ चल रहा हो। गुरुजी, अब शांत कर दीजिए इस तूफान को, ये आप ही कर सकते हैं, एक बाबा ने कहा। और उनके कहते ही अग्रानी बाबा अपनी जगह से उठे और मन ही मन कुछ पढ़ने लगे। अब बिजली तेजी से कड़कने लगी थी और हवाओं का रुख तेज हो गया था। मौसम पहले से भी ज्यादा भयावह हो गया था। एक तरफ अग्रानी बाबा अपनी इस क्रिया में लगे हुए थे, तो वहीं दूसरी तरफ स्टेशन पर काशवी और मायरा इस अचानक आए तूफान से परेशान हो गए थे। पापा, ये क्या हो रहा है? ये अचानक से ऐसे मौसम खराब हो जाना। काशवी ने अपने पापा राजेश्वर सिंह से कहा। पता नहीं बेटा, जल्दी से गाड़ी में बैठो, अगर बारिश शुरू हो गई तो हम फंस जाएंगे, राजेश्वर सिंह ने चिल्लाते हुए कहा। तभी काशवी ने देखा कि उसकी दोस्त मायरा कहीं और ही खोई हुई है। उसे ऐसे देख काशवी ने उसे झटकते हुए कहा, क्या हुआ मायरा, कहाँ खो गई? चलो जल्दी, तूफान तेज हो रहा है। काशवी की बात पर मायरा ने आसमान की तरफ देखकर एक अलग ही ढंग से कहा, पता नहीं यार, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे इन हवाओं के साथ मेरा कुछ पुराना नाता है, शायद एक दर्दनाक एहसास। अरे ये क्या बोले जा रही है? चल यहाँ से, गाड़ी में बैठ जल्दी,
काशवी ने मायरा की बातों पर ज्यादा ध्यान न देते हुए कहा और उसे खींचकर गाड़ी के अंदर बिठा लिया। पर मायरा अब भी गुमसुम थी। एक तरफ मायरा को कुछ अलग ही आभास हो रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ देखते ही देखते जमीन पर रखी उन हड्डियों में हरकत होने लगी और वो जोर जोर से हिलने लगी। बाबा लगातार मन ही मन कुछ पढ़े जा रहे थे और उसी का प्रभाव उन हड्डियों पर दिखाई पड़ रहा था। तभी अचानक से वो सारी हड्डियां हिलना बंद हो गईं और आसमान भी एकदम से साफ हो गया। तूफान पल में थम गया। ये तूफान तो चला गया बाबा, सब कुछ शांत हो गया। मौसम को शांत देख अद्यंत ने अचानक से कहा, हाँ लगता तो यही है कि तूफान टल गया है। पर तभी अग्रानी बाबा ने सुनते ही अपनी आंखें खोल दी और कहा, ये टला नहीं है, बल्कि अभी तो इसकी शुरुआत हुई है। इतना कहते ही वो उन हड्डियों को दोबारा अलग करके अलग अलग पोटलियों में बांध देते हैं। अब इन हड्डियों को दोबारा चारों दिशाओं में गाड़ दो। अग्रानी बाबा ने आदेश दिया और फिर उनके शिष्य पोटली लेकर चल पड़े। अगली सुबह 7 बज रहे थे। नाश्ता खत्म करके रोहित और सचिन काम से निकल ही रहे थे कि तभी पुरोहित जी ने उन्हें पीछे से आवाज देकर रोकते हुए कहा, अरे बेटा सुनो जरा। रोहित और सचिन पुरोहित जी की आवाज सुनकर जाते जाते रुक गए और रोहित ने वापस मुड़कर पुरोहित जी से पूछा, जी कहिए पुरोहित जी। पुरोहित जी ने एक खाने का डब्बा निकालते हुए कहा, अरे बेटा ये मिताली ने तुम दोनों के लिए खाना पैक किया है, खा लेना दोपहर को। ये बात सुनते ही रोहित थोड़ा हैरान हो गया और अचानक ही उसके मुंह से निकला, क्या हमारे लिए? इससे पहले कि पुरोहित जी कुछ बोलते, मिताली थोड़ा अकड़ते हुए वहां आई और इधर उधर देखते हुए बोली, यहाँ किसी को ज्यादा उतावला होने की जरूरत नहीं है, बच गया था सो दे दिया। ऐसा बोलते ही मिताली तेजी से घर के अंदर चली गई और रोहित भी मुस्कुराता हुआ सचिन के साथ साइड के लिए निकल गया। तभी रास्ते में सचिन ने डिब्बा खोलकर देखा और हंसते हुए कहा, ओहो गाजर का हलवा फिर से, वो भी बचा हुआ। रोहित भी सचिन की बात का मतलब समझकर मुस्कुराने लगा और बोला, हो सकता है यार बच गया हो, इसीलिए बेचारी ने हमें पैक करके दे दिया। इस पर सचिन ने छेड़ते हुए मजाक में कहा, वो तीखी मिर्च और बेचारी, वैसे तुझे वो बेचारी कब से लगने लगी? बंधु चक्कर क्या है? रोहित ने उसे शांति में समझाते हुए कहा, अरे यार तू भी ना पता नहीं क्या क्या सोचता है। चल अब थोड़ी तेजी से चल, साइट पर भी टाइम से पहुंचना है हमें। इस तरह दोनों हंसी मजाक करते हुए साइट पर पहुंच गए। तभी उन्होंने वहां देखा कि साइट पर आज काफी अफरा तफरी मची हुई है और बहुत से लोग एक जगह इकट्ठे होकर जमीन की तरफ एक गहरे गड्ढे में देख रहे थे। सभी के चेहरे पर एक अजीब सा खौफ था और कुछ लोग आपस में चर्चा भी कर रहे थे। रोहित ने सचिन से कहा, यार लगता है कुछ बहुत बड़ा हुआ है, चल चलकर देखते हैं उधर। सचिन खुद भी उधर जाकर देखना चाहता था, इसलिए उसने हाँ में सिर हिलाया और रोहित के साथ भीड़ को चीरता हुआ तेजी से उस तरफ बढ़ा जहाँ सभी एक ही तरफ गड्ढे में देखते हुए कह रहे थे, ये कैसे हो सकता है? रोहित और सचिन भी धीरे धीरे आगे बढ़े और उन्होंने देखा कि उस गहरे गड्ढे में एक मानव कंकाल है। तभी सचिन ने अपने माथे पर हाथ रखते हुए रोहित से कहा, ये लोग जैसे एक साथ खड़े होकर देख रहे थे, मुझे लगा कोई खजाना निकला होगा। लेकिन रोहित का ध्यान सचिन की बातों पर ना होकर उस कंकाल की तरफ ही था। कुछ ही देर में उस कंकाल को बाहर निकाल लिया गया। रोहित ने अब जो देखा उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और उसका कलेजा मुंह को आ गया। रोहित घबरा गया और खुद से बोलने लगा, ये कैसे पॉसिबल है? रोहित की नजर उस कंकाल के गले में पड़ी हुई चेन और उस चेन में डले हुए लॉकेट पर ही टिकी रह गई।
असमंजस की स्थिति में वो मन ही मन सोचने लगा, ये कैसे हो सकता है? ये तो वही चेन और वही लॉकेट है जो कल रात मैंने अपने सपने में देखा था। रोहित को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और वो बार बार आंखें मलकर उसी कंकाल को देखने लगा। वो घबराकर उस जगह से थोड़ा पीछे हो गया और फिर कुछ सोचता हुआ वहां से निकल गया। उसके मन में सवालों का बवंडर था। खुद से ही सवाल करते हुए वो सोचने लगा, आखिर ये सब हो क्या रहा है मेरे साथ? क्यों मेरा हर सपना हकीकत बनता जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं ये कंकाल उस पीली साड़ी वाली औरत का हो जो कल रात मेरे सपने में आई थी, जो उस रंजीत नाम के आदमी को मारने जा रही थी? क्योंकि अपने सपने में इस चेन और लॉकेट को तो मैंने उस औरत के गले में ही देखा था। कुछ समझ नहीं आ रहा। खुद से ही सवाल करता हुआ रोहित चले जा रहा था और कुछ ही देर में वो एक बार फिर से उसी कोठे से खंडहर बन चुकी हवेली में पहुंच गया जहां वो पहले भी आ चुका था। रोहित का पैर जमीन पर किसी चीज से टकराया तो वो अपनी सोच से बाहर आया और फिर चारों तरफ देखने लगा, जिससे उसे एहसास हुआ कि वो उस हवेली के भीतर ठीक बीचों बीच खड़ा है। उसने हैरान होते हुए कहा, मैं यहाँ कैसे पहुंच गया? मैं तो अभी उस खुदाई वाली जगह पर था। रोहित ने घबराकर वहां से जाने का सोचा ही था कि तभी तेज हवाएं चलने लगी, जिससे ठीक सामने की खिड़की जोर जोर से खड़कने लगी और ऊपर टंगा आधा टूटा झूमर हिलने लगा। दरवाजों और खिड़कियों में लगे पुराने पर्दे हवा के साथ जोर जोर से लहराने लगे। खंडहर में गूंज रही इन आवाजों और हवाओं से खंडहर का माहौल और भी डरावना लगने लगा। रोहित एक पल के लिए बहुत घबरा गया। न चाहते हुए भी रोहित के कदम उस खिड़की की तरफ बढ़ गए और धीरे धीरे रोहित उस खिड़की के पास पहुंच गया। रोहित जैसे ही उस खिड़की के पास पहुंचा, हवा एकदम से चलनी बंद हो गई। रोहित ने हैरानी से कहा, अभी तो इतनी तेज हवा चल रही थी और अब अचानक से सब शांत कैसे हो गया? अजीब जगह है ये। तभी उसकी नजर उस खिड़की के कांच पर गई जिसमें हल्की दरार पड़ी हुई थी। उसने उस कांच में देखा तो कांच में उसे अपने पीछे एक दरवाजा दिखाई दिया। रोहित ने फौरन ही मुड़कर अपने पीछे देखा तो वहां उसे दीवार ही नजर आई। रोहित ने पलटकर एक बार फिर उस खिड़की से चिटके हुए कांच में देखा तो उसमें उसे फिर से वही दरवाजा नजर आया। इस बार रोहित बुरी तरह से सकपका गया, क्योंकि फिर से पीछे पलटकर देखने पर उसे अपने पीछे सिर्फ दीवार ही नजर आई। वहां कोई दरवाजा उसे नहीं दिखा। रोहित धीरे धीरे डरते कदम से उस दीवार की तरफ बढ़ने लगा। वो जैसे ही उस दीवार के पास पहुंचा तो अपने आप पलक झपकते ही वहां एक दरवाजा नजर आने लगा, जिसे देख रोहित के मुंह से झट से निकला, ये कैसे हो सकता है? अभी तो यहाँ पर दीवार नजर आ रही थी, फिर ये दरवाजा कैसे बन गया? ये देखकर रोहित बहुत परेशान हो गया। रोहित के पसीने छूटने लगे कि तभी अचानक से उसकी नजर जमीन पर सफेद रंग के बने एक घेरे पर पड़ी। कुछ सोचकर उसने अपना एक कदम पीछे लिया और फिर आगे बढ़कर उस घेरे पर अपना पैर रख दिया। घेरे पर कदम रखते ही सामने उसे दरवाजा दिखने लगा। अब उसे समझ आ गया कि उस घेरे पर कदम रखते ही वो दरवाजा दिखने लगता है। रोहित दरवाजे की तरफ बढ़ा और उसे खोलने की कोशिश करने लगा। रोहित ने खुद से कहा, हो सकता है इस दरवाजे के पीछे मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल जाए। दरवाजा खुलते ही जैसे ही वो कमरे के भीतर गया, उसके चेहरे से एक परिंदा टकराता हुआ उड़कर निकल गया, जिसकी वजह से रोहित की चीख निकल गई। फिर उसने खुद को तसल्ली देते हुए अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई और कमरे के चारों तरफ देखने लगा। उसे मकड़ी के बड़े बड़े जाले दिखाई पड़े। रोहित ने एक हाथ में मोबाइल पकड़कर टॉर्च से रोशनी दिखाई और एक हाथ से बड़े बड़े जाले हटाने लगा।
जैसे ही जाले हटाकर उसने सामने देखा तो सामने एक बड़ा सा कैनवस रखा हुआ था। साथ ही कई सारे रंग रखे हुए थे। ये रंग तो बिल्कुल ताजे लग रहे हैं। इस खंडहर में ये रंग, वो भी बिल्कुल ताजे, कौन लाया होगा? और ये कैनवस? रोहित ने पास जाकर रंगों को देखकर कहा। रोहित को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या रहस्य है। और अभी वो सोच ही रहा था कि तभी उस कमरे में रोशनी हो गई, जिसकी चौंध से उसकी आंखें बंद हो गईं। फिर धीरे से रोहित ने अपनी आंखें खोली और वो कैनवस की तरफ बढ़ने लगा। उसे देख ऐसा लग रहा था मानो वो सम्मोहित हो गया हो। उसने बिना पलक झपकाए ही उन रंगों की मदद से कैनवस को रंगना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में रोहित के हाथों से एक पेंटिंग तैयार हो गई। पेंटिंग के तैयार होते ही रोहित के हाथ से ब्रश अपने आप ही छूट गया, जिसके गिरने की आवाज से रोहित होश में आ गया और कैनवस को देखकर बुरी तरह से चौंक गया। रोहित ने खुद से ही सवाल किया, ये पेंटिंग कैसे बन गई? ये कहते हुए रोहित ने अपने हाथों की तरफ देखा तो हैरान होते हुए उसने कहा, क्या ये पेंटिंग मैंने बनाई है? मुझे तो पेंटिंग करना आता ही नहीं, तो फिर ये पेंटिंग कैसे बन गई? अभी वो ये सोच ही रहा था कि उसकी नजर उस पेंटिंग में बनी हुई उस लड़की पर गई, जिसने गहरे नीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी और उसकी आंखें इतनी रहस्यमयी लग रही थीं, जैसे कि उनमें कई सारे राज छुपे हों। उसके गुलाबी होंठ पेंटिंग में भी रोहित को अपनी तरफ खींच रहे थे। इतनी खूबसूरत लड़की की पेंटिंग को देख वो अपने आप से पूछ बैठा, कौन है ये लड़की? ध्यान से देखने पर रोहित को याद आया और उसने हैरान होते हुए कहा, ये तो वही लड़की है जो मुझे बहुत समय से मेरे सपनों में दिखाई देती आ रही है। लेकिन इस लड़की की तस्वीर मुझसे कैसे बन गई? रोहित अभी सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर उस पेंटिंग के ठीक नीचे लिखे हुए नाम पर गई, जहां लिखा था मंडोलिका। नाम पढ़ते ही रोहित सकपका गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और उसने खुद से कहा, मंडोलिका? यानी कि जिस लड़की को मैं अपने सपनों में उस हवेली में मर्दों का शिकार करते हुए देखता हूँ, वो और कोई नहीं बल्कि मंडोलिका है, एक चुड़ैल।